हम वाष्प दाब को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक बंद कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई द्रव्य पदार्थ रखा हुआ है जो कि वाष्पशील है। जब हम इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो द्रव्य पदार्थ के जो कण हैं वो कण इस खाली जगह में आने लगते हैं। इन कणों को वेपर या भाप कहा जाता है। समय के साथ साथ ये प्रोसेस तेज होती जाती है। इस दौरान हमें मुख्यतः दो घटनाएं देखने को मिलती हैं। पहले वाली प्रोसेस में क्या होता है, जो द्रव्य के जो कण हैं वो भाप में बदलते हैं जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, और सेकंड कंडीशन में जो भाप के जो कण हैं वो वापस लिक्विड फॉर्म में आते हैं जिसे हम संघनन कहते हैं। इन वाष्प कणों को हम यहाँ पर आसानी से देख भी पा रहे हैं। इन वाष्प कणों के द्वारा द्रव्य की सतह पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। द्रव्य विलीनों का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब दो कंडीशंस में उत्पन्न होता है। Put a lid on it. So this is a closed vessel, right? What is happening inside this closed vessel? Some molecules at the surface are converting themselves from liquid phase to the gaseous phase through the process of evaporation. Over a period of time, more and more such molecules. वाष्प दाब दो कंडीशन में उत्पन्न होता है। पहली कंडीशन, जब विलेय पदार्थ वाष्पशील हो। सेकंड कंडीशन, जब विलेय पदार्थ अवाष्पशील हो। जब विलेय पदार्थ वाष्पशील हो, विलेय पदार्थ वाष्पशील होगा तो इसमें क्या होगा, विलायक भी वाष्पशील है और प्लस में विलेय पदार्थ भी वाष्पशील है। तो जो विलयन में टोटल वाष्प दाब आएगा इन दोनों के कारण आएगा, विलायक के गैस के अणु के कारण और विलेय के गैस के अणु के कारण, इन दोनों के कारण वाष्प दाब उत्पन्न होगा। सेकंड कंडीशन में जब विलेय पदार्थ क्या हो, अवाष्पशील हो। विलेय पदार्थ अवाष्पशील है, आपकी बार ये अवाष्पशील है। हमें पता है कि अगर ये अवाष्पशील है तो इसके कोई भी गैस के कण या वाष्प के कण या वेपर के कण नहीं बनेंगे। अगर इसके वेपर के कण नहीं बन रहे हैं तो विलयन के अंदर जो वाष्प दाब होगा या विलयन का जो टोटल वाष्प दाब आएगा वो केवल और केवल विलायक के वेपर के कारण उत्पन्न होगा। ठीक है, इस चीज को जब विलेय पदार्थ अवाष्पशील हो, ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे चलेगा अणुसंख्य गुणधर्म में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। पहले हम पढ़ेंगे केवल इसके बारे में और इसको हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत। ठीक है, पहला हमारा है वाष्पशील विलेय के विलयन के लिए वाष्प दाब। इस कंडीशन में हमारे पास विलायक और विलेय दोनों के जो कण हैं वो वाष्पशील हैं, यानी कि विलयन में जो टोटल वाष्प दाब आएगा वो टोटल वाष्प दाब विलायक और विलेय दोनों के गैसों के कणों के कारण उत्पन्न होगा। मान लो कि हमारे पास ये कंटेनर है, विलायक भी वाष्पशील है और विलेय भी वाष्पशील है। इन यहां पर ऊपर वाले पोर्शन में जो गैस के कण हैं या जो भाप के कण हैं, वेपर के जो कण हैं, उसमें विलायक के कण भी मौजूद हैं और विलेय के कण भी मौजूद हैं। इन कणों के द्वारा इस सतह पर कितना दाब लग रहा है, इस दाब को ज्ञात करने के लिए राउल्ट ने सबसे पहले नियम दिया था जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। देखो राउल्ट का नियम क्या है, इस कंटेनर में दो अवयव हैं, अवयव ए और अवयव बी। ठीक है, अवयव ए का मोल अंश एक्स ए मान लो, अवयव ए का मोल अंश हमने एक्स ए मान लिया। इसी प्रकार अवयव बी का मोल अंश हमने मान लिया एक्स बी। ठीक है, और इन दोनों के यानी कि अवयव ए का आंशिक दाब हमने मान लिया पी ए, अवयव ए का
आंशिक दाब हमने मान लिया Pa। इसी प्रकार अवयव B का आंशिक दाब, हमने मान लिया Pp। अब देखो राउल्ट ने क्या बताया कि किसी विलयन में उपस्थित अवयव, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उनके मोल अंशों के समानुपाती होता है। किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब Pa और Pb है, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब मोल अंश Xa और Xb इनके क्या होगा, समानुपाती होगा। यही राउल्ट का नियम है। तो हम राउल्ट के नियम से क्या लिख सकते हैं, राउल्ट के नियम से Pa आंशिक दाब है, ये किसके समानुपाती होगा, Xa के। यही तो बताया था राउल्ट ने, Pa समानुपाती Xa। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो Pa बराबर P नोट A Xa। यहां पर P नोट A क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये समानुपाती स्थिरांक मान लो, इक्वेशन नंबर 1, जहां P नोट A शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। इसी प्रकार Pb समानुपाती दर्शा सकते हैं Xb के। भाई राउल्ट ने ये तो कहा था कि किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी कि Pa समानुपाती Xa, Pb समानुपाती Xb। यहां से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहां भी स्थिरांक आएगा, Pb इक्वल P नोट B और Xb। इक्वेशन नंबर 2, जहां P नोट B घटक B का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। ठीक है, हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो आंशिक दाब आ गए, एक शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब आ गए। इन दोनों में हम अंतर देखेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंट है वो देखेंगे। पहले हम राउल्ट का नियम है वो पूरा कर लेते हैं। तो देखो, अगर हमें कंटेनर में कुल वाष्प दाब निकालना है तो हमें दोनों घटकों का आंशिक दाब जोड़ना होगा, यानी कि Pa प्लस Pb हमें जोड़ना होगा, कुल कंटेनर में कुल वाष्प दाब आ जाएगा। तो विलयन में उपस्थित कुल वाष्प दाब, विलयन में उपस्थित अवयवों या घटकों का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब की अगर हम बात करें तो P टोटल ले लेंगे। P टोटल इक्वल किसके होगा, A का आंशिक दाब प्लस में B का आंशिक दाब, Pa प्लस Pb हो जाएगा। तो हमारे पास Pa की वैल्यू और Pb दोनों की वैल्यू आई हुई है, दोनों की वैल्यू रखते हैं। P टोटल इक्वल P नोट A Xa प्लस में P नोट B Xb। इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब Xa और Xb मोल अंश हैं, हम जानते हैं A का मोल अंश, B का मोल अंश, और हम ये भी जानते हैं कि मोल अंशों का योग जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। मोल अंश में हमने इस बात को पढ़ा था, यहीं पे ये चीजें काम आएंगी। तो P टोटल इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, देखो Xa प्लस Xb इक्वल 1। यहाँ पे चाहे तो Xa की वैल्यू निकाल लो, चाहे Xb की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम निकाल लेते हैं Xa की वैल्यू। Xa इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस Xb। ये वाली वैल्यू Xa की वैल्यू इसमें इनपुट कर देते हैं। P नोट A इक्वल, सॉरी Xa की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस Xb प्लस में P नोट B Xb। ठीक है,
इसको हम लिख सकते हैं P टोटल इक्वल P नोट ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो P नोट ए माइनस P नोट ए को XB से मल्टीप्लाई किया P नोट ए XB प्लस में P नोट B XB। यहाँ से XB को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा P टोटल इक्वल P नोट A प्लस का प्लस XB कॉमन ले लिया प्लस का XB माइनस का P नोट A और प्लस का P नोट B, ये हमारे पास कॉमन बचे हैं दोनों चीज़। तो P नोट B माइनस का P नोट A, इस फॉर्मूले से हम विलियन का टोटल वाष्प दाब निकाल सकते हैं। ग्राफ खींचने से पहले मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ क्योंकि बोर्ड पूरा साफ करने वाला हूँ। हमारे पास कोई विलियन है जिसमें दो अवयव हैं, अवयव A और अवयव B। इनके मोलंस क्रम से XA व XB हैं और आंशिक दाब PA व PB हैं। आंशिक दाब क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राउल्ट, ऐसे विलियनों के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया था कि किसी विलियन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम है, यानी कि PA समानुपाती XA के, PB समानुपाती XB के। तो PA समानुपाती XA, PA समानुपाती HA हटाएंगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा P नोट A, जिसे शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब कहते हैं। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार PB समानुपाती XB, PB इक्वल P नोट B XB। इक्वेशन नंबर 2। P नोट B शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, घटक 2 का या अवयव 2 का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। विलियन में उपस्थित अवयवों का कुल वाष्प दाब अगर हमें निकालना है तो कुल वाष्प दाब निकालेंगे तो PA प्लस PB को ऐड कर देंगे। P टोटल इक्वल हो जाएगा PA प्लस PB। P टोटल इक्वल PA की वैल्यू रखो, PB की वैल्यू रखो। तो P, अब देखो हमें पता है कि XA और XB मोल अंशों का जो योग होता है वो 1 होता है। तो XA इक्वल 1 माइनस XB साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है XA की वैल्यू, ये वाली यहाँ पे रख देंगे तो 1 माइनस XB, 1 माइनस XB प्लस में P नोट B XB। यहाँ से हम क्या करते हैं, P नोट A को 1 से मल्टीप्लाई किया, P नोट A को XB से मल्टीप्लाई किया, P नोट A XB और प्लस में P नोट B XB। यहाँ से हम x प्लस XB को कॉमन ले लेते हैं, प्लस XB को कॉमन लेंगे तो P नोट B प्लस का बचा और P नोट A माइनस का बचा। अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो PA समानुपाती XA लेंगे और PB समानुपाती XB लेंगे। मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, उससे पहले एक बार ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है। इस और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों मैं काम में लेने वाला हूँ। PA समानुपाती, राउल्ट के नियम से हम लिख सकते हैं PA समानुपाती XA और PB समानुपाती XB। पहले हम PA और XA के बीच में ग्राफ खींचे। ये वाली वैल्यू हमारी PA और नीचे वाली वैल्यू रह जाएगी XA। यहाँ पे x बराबर 0 से x बराबर a। x हमें पता है मोल अंश है और मोल अंशों का योग 0 से a के मिडिल होता है, इसलिए हमने x बराबर 0, XA बराबर 0 से XA बराबर 1 तक लिया है। और इसमें जो ग्राफ आएगा सीधी रेखा में आएगा क्योंकि समानुपाती है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 से ग्राफ। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 से ग्राफ खींचें, PB समानुपाती XB है तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी आपकी आंशिक दाब और नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी मोल अंश, और इसमें मोल अंश होगा XB बराबर 0 से XB बराबर 1 तक। अगर हम इन दोनों ग्राफों को आपस में मिक्स कर दें तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। ठीक है, इसमें इस साइड वाली वैल्यू और उस साइड वाली वैल्यू रह जाएंगी आंशिक दाब की, नीचे वाली XA बराबर 0 से XA बराबर 1 तक और उस साइड से XB बराबर 0 से XB बराबर 1 तक। P नोट A और P नोट B हमारे पास यहाँ पे हैं शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। अब हम बात करते हैं आंशिक दाब PA PB की और वाष्प दाब P नोट A P नोट B की। अगर ये दोनों चीज़ें हमारी समझ में आ जाएंगी, PA PB P नोट A P नोट B, तो हमारे न्यूमेरिकल में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है। देखो हमारे पास दो कंटेनर हैं, ऊपर वाला घटक A के लिए, नीचे वाला घटक B के लिए।
अभी तक हमने विलेन नहीं बनाया, अलग अलग कंटेनर में दोनों घटक रखे हुए हैं। अब ऊपर वाले कंटेनर में जो वाष्प दाब उत्पन्न हो रहा है और नीचे वाले कंटेनर में जो वाष्प दाब उत्पन्न हो रहा है, इस वाष्प दाब को हम बोलते हैं शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। यानी कि ऊपर वाले कंटेनर में वाष्प दाब हो गया P0A, नीचे वाले कंटेनर में शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हो गया P0B। अभी तक जो वाष्प दाब है वो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब कहलाएगा और शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब को हम बोलेंगे P0A और P0B से। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक विलेन बना लेते हैं। अब ये बन गया विलेन आपका। अब इस विलेन को जब हम गर्म करते हैं तो ऊपर वाले पार्ट में जो वेपर के कण हैं, जो गैस के कण हैं, जो भाप के कण हैं, उसमें घटक A के भी हैं और घटक B के भी हैं, और यहां पर घटक A और घटक B का जो वाष्प दाब लग रहा है उस वाष्प दाब को हम आंशिक दाब कहते हैं और उस आंशिक दाब को PA और PB से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे जो PA और PB है वो क्या है, आंशिक दाब। और पहले वाली कंडीशन में जो दाब था उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। यानी कि जब विलेन बन जाएगा तब तो आंशिक दाब, और जब तक विलयन नहीं था, अलग अलग घटक थे, तब तक शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, ये हमारा हो गया राउल्ट का नियम। नेक्स्ट हमारा है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन ऐसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। तो इनमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो आयतन परिवर्तन शून्य होगा, न तो आयतन कम होगा न ही आयतन ज्यादा होगा। दूसरा एंथैल्पी परिवर्तन, ये भी शून्य होगा, यानी कि न तो ऊष्मा ली जाएगी न ऊष्मा बाहर निकलेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रक्रम हो, न तो ऊष्मा क्षेपी होगा और न ही ऊष्मा शोषी होगा। 3 नंबर बात, जो P टोटल आएगा या कुल वाष्प दाब आएगा वो P1 प्लस P2 के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा। ये तीनों कंडीशन अगर लग रही हैं तो विलयन कौन सा है, आदर्श विलयन है। इसके अलावा एक बात और है, देखो हमारे पास एक विलयन है, इस विलयन में 2 घटक हैं, घटक A और घटक B। इस घटक में 3 प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। पहली अन्योन्य क्रियाओं में तो AA के मध्य अंतराणु आकर्षण बल लगेगा, सेकंड प्रकार में BB के मध्य अंतराणु आकर्षण बल लगेगा, और थर्ड में A व B के मध्य अंतराणुविक आकर्षण बल लगेगा। ये 3 प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं किसी भी विलयन में। ठीक है, अब अगर राउल्ट के नियम का पालन हो रहा है तो AA और BB के मध्य की जो अन्योन्य क्रियाएं हैं ये AB के मध्य की अन्योन्य क्रियाओं के इक्वल होंगी। यहां पर अगर हम A को विलायक माने और B को विलेय माने तो हम कह सकते हैं कि विलेय विलेय और विलायक विलायक के मध्य की अन्योन्य क्रियाएं या फिर के मध्य का अंतराणुविक आकर्षण बल विलेय विलायक के अंतराणुविक आकर्षण बल के समान होता है। इसमें आदर्श विलयन में तो आदर्श विलयन में 3 कंडीशन हो गई। एक तो आयतन परिवर्तन शून्य होता है, न तो आयतन बढ़ेगा न कम होगा। एक एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, न तो प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होगा न प्रक्रम ऊष्माशोषी होगा। और एक जो P टोटल आएगा वो P1 प्लस P2 के इक्वल होगा। और उसके अलावा किसी भी विलयन में 3 प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, विलायक विलायक के मध्य, विलेय विलेय के मध्य और विलेय और विलायक के मध्य अंतराणुविक आकर्षण बल। अगर विलायक विलायक विलेय विलेय के मध्य के अंतराणुविक आकर्षण बल की क्रियाएं विलेय और विलायक के मध्य के अंतराणुविक आकर्षण बल के समान हैं तो वो आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा चलता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन एक बार मैं यही लिख रहा हूं, अनादर्श विलयन को यहां पे लिखने का कारण देखो, अनादर्श विलयन कौन सा होगा, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, यानी कि उसमें जो आयतन परिवर्तन है या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक। एंथैल्पी परिवर्तन है या तो ऊष्माक्षेपी होगी
या उष्माशोषी। दो बातें। तीसरी बात जो P टोटल आ रहा है वो या तो P1 प्लस P2 से अधिक आएगा या फिर जो P टोटल आ रहा है वो P1 प्लस P2 से कम आएगा। तीन बातें। और चौथी बात हम ये बता सकते हैं कि इसमें अन्योन्य क्रियाएं हैं वो AA और BB से या तो कम होंगी, ये वाले अन्योन्य क्रियाएं AB से कम होंगी, या फिर AA और BB के मध्य की जो अन्योन्य क्रियाएं हैं वो अधिक होंगी। यानी कि दो कंडीशन चल रही हैं। तो दो कंडीशन चल रही हैं तो अनादर्श विलयन को हम दो भागों में विभाजित कर देंगे। ठीक है, एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, और अनादर्श विलयन कौन सा हो जाएगा? जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। अब हम इसको देखते हैं डिटेल से। अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, इसमें जो चारों कंडीशन थी वो या तो होंगी धनात्मक या होंगी ऋणात्मक। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के हो जाएंगे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। हम इन दोनों को साथ ले लेंगे ताकि दोनों में आपस में कंपेयर होते रहे और समझने में दिक्कत कम आए। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, इसमें क्या होगा? जो कुल वाष्प दाब आएगा P टोटल, वो राउल्ट के वाष्प दाब से अधिक होगा इसमें। और इसमें जो कुल वाष्प दाब आएगा P टोटल, राउल्ट के वाष्प दाब से कम होगा। ठीक है भाई, राउल्ट का वाष्प दाब क्या था? कुल वाष्प दाब P1 प्लस P2 था, P टोटल इक्वल था। इसमें P टोटल अधिक होगा, इसमें P टोटल कम होगा। सेकंड बात, आयतन परिवर्तन या जो डेल Vm होगा वो धनात्मक होगा या अधिक होगा। इसमें जो आयतन परिवर्तन होगा डेल Vm वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, 3 नंबर बात, एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन, इसके अंदर ऊष्मा को अवशोषित किया जाएगा या ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा। और इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, एंथैल्पी परिवर्तन ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। चौथी बात जो आएगी, इसमें AA BB अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल का मान AB से अधिक होगा। और इसमें AA BB के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल का मान कम होगा AB से। ठीक है, 4 बातें थी और 5वीं बात हमारी चलती है ग्राफ की। तो धनात्मक विचलन की स्थिति में क्या होगा? ये जो ग्राफ है राउल्ट के ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर की ओर दर्शा देंगे। और ऋणात्मक विचलन की स्थिति में क्या होगा? जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे की ओर दर्शा देंगे। ये थे हमारे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। उदाहरण की अगर हम बात करें, 5 पॉइंट रह जाएगा, मेथनॉल प्लस में जल और मेथनॉल प्लस में एसिटिक अम्ल।